जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की। और उम्मीद हमको ये है कि जो हमने इससे पहले कल की क्लास में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय को बताया है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और उसकी जो हमने एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट बताया था, मतलब अभिधारणा और अभिगृहीत जो दोनों हमने बताए हैं, उसके बारे में भी आप अच्छे से जानकारी रखे हैं और उसको भी आप पढ़ लिए हैं। क्योंकि दोनों चीज़ें, और स्पेशली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट अगर प्रश्नावली आप देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्रश्नावली ना देखिए, क्योंकि प्रश्नावली में कुछ है ही नहीं। जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट से है। इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर एक बार देखकर तब आप क्वेश्चन में आइएगा, समझ में तब भी आपको आएगा। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में आए, हो सकता है इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमने बताया है वहीं से पूछ ले, इससे कुछ ना पूछे, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका है आपके सामने। इसमें करना क्या है, सत्य और असत्य बताना है। मतलब आपके सामने ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि सही है कि गलत, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, इसका ही क्या करना है, कारण बताना है। तो पहला देखिए हम पढ़ते हैं। पहला ये है, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो पहले आप जरा सोचिए, जैसे ये एक बिंदु है, केवल एक बिंदु की बात कर रहा है, क्या इस बिंदु से आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं? एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है? नहीं। एक देखिए, एक रेखा खींचने के लिए कम से कम आपको दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो एक बिंदु से आप एक रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि बिंदु जब रहेगी, एक ही बिंदु तो कहां कहां रेखा खींचेंगे भाई। रेखा के लिए जरूरी यह है कि कम से कम दो बिंदु होने चाहिए, दो बिंदु रहेंगे तब जाकर आप एक रेखा खींच सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे ये भी समझ सकते हैं कि जो एक बिंदु है यहां से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, बट एक बिंदु से एक रेखा खींची नहीं जा सकती है। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे, जो इसका हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे असत्य है। क्या है? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि जो अभिधारणा आपने पोस्टुलेट फर्स्ट पढ़ा था उसमें यही था कि एक अन्य बिंदु से, जो पोस्टुलेट एक है आपका, वो ये था कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यहां पर आप वही लिखेंगे, असत्य है क्योंकि यह अभिधारणा अभिधारणा एक का क्या है? उल्टा है। एक का उल्टा है या विपरीत है। ये आप रीजन देंगे कि जो ये बोला गया है ना, ये अभिधारणा एक का क्या है? उल्टा है। ये अभिधारणा एक के अंतर्गत ये नहीं आता है। अगर इसको हम सही मान लेंगे तो हमारी जो अभिधारणा एक है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ये रीजन है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। आप अपना तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर इस स्टेटमेंट को हम सही मान लेते हैं तो हमारा जो अभिधारणा नंबर एक है वो गलत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये भी प्योर गलत है। क्योंकि यहां पर देखिए क्या बोला है, दो भिन्न बिंदुओं से, मान लेते हैं एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं से असंख्य रेखाएं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं? कैसे खींची जा सकती हैं भाई? यहां से अगर खींचेगा तो यही एक लाइन होगी, इसके ऊपर आप 10 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इनका रास्ता केवल यही होगा। तो ये भी कथन क्या है? ये भी जो कथन है आपका वो कैसा है? असत्य है। असत्य। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, असत्य है। क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा
एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो थर्ड पॉइंट है यह है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। आपने जो अभिधारणा नंबर 2 पढ़ा था उसमें आपने यही पढ़ा था कि अगर एक शांत रेखा है, शांत रेखा को हमने बताया था रेखाखंड, और रेखाखंड क्या होता है कि अगर ये सपोज ये रेखाखंड है, ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इसको हम इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित रूप कहने का मतलब यह है कि इस रेखाखंड को आप इस दिशा में भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं और इस दिशा में भी चाहे आप जितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही बोला है कि जो ये शांत रेखा है इसको हम बोलते हैं शांत रेखा। इसको अनिश्चित तौर से इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसको लिखेंगे सत्य है, सत्य है क्योंकि अब ये देखिए जो अभिधारणा नंबर 2 है, जो अभिधारणा नंबर 2 है ना, इसी का पालन कर रही है, क्योंकि यह अभिधारणा 2 का पालन कर रही है, पालन कर रही है। ठीक है, तो यही है, इसीलिए हम बोले हैं कि आप इंट्रोडक्शन एक पार्ट को देख लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका जो और पार्ट है उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है कि यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सीधे सीधे बोला कि अगर दो जो है वृत्त बराबर है, इसका कहने का मतलब है कि अगर ये वृत्त और ये वृत्त दोनों बराबर हैं तो जो इनकी त्रिज्याएं हैं, ये है सेंटर तो यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या बोलते हैं, ये है सेंटर यहां से लेकर यहां तक को त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो त्रिज्या है ना R1 और R2, इसको मान लेते हैं, इसकी जो त्रिज्या होता है उसको मान लेते हैं R। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए हमने इसको R1 और इसको R2 मान लिया। तो देखिए अगर R1 और R2 बराबर है, इसका कहने का मतलब है कि अगर सर्किल ये और सर्किल ये दोनों बराबर हैं तो इनके रेडियस भी बराबर होगा। यही हमको बताना है कि क्या ये सही है कि गलत। तो बिल्कुल सही है कि जब दो वृत्त आपस में बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। ये क्यों बराबर होती हैं? क्योंकि अभी जब आपको हमने बताया था क्या, अपगृहीत नंबर चौथा, याद करिए अपगृहीत नंबर चौथा बताए थे, या अपनी बुक में देख लीजिए, अपगृहीत चौथे को पढ़िए। अपगृहीत चौथा क्या था कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती। संपाती का क्या मतलब होता है कि संपाती, हमने लाइन को इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये बताया था कि अगर ये लाइन इसके ऊपर कोई दूसरी और लाइन आ जा रही है तो ये संपाती है। तो संपाती जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर डाल दे तो वो पूरा का पूरा ढक लेगी। तो ये बताइए अगर इस वृत्त को उठाकर इस वृत्त में हम रख देंगे और बराबर है तो पूरा का पूरा ढक लेगा, इसका मतलब संपाती है। तो इसलिए जो इसकी त्रिज्या होगी वो बराबर होगी। तो ये लिखेंगे, इसका कथन क्या लिखेंगे कि सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यह अभिगृहीत 4 का पालन कर रही है, 4 का पालन कर रही है। ये आप लिखेंगे कि ये अपगृहीत नंबर 4 का पालन कर रही है। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि बार बार इंट्रोडक्शन आप पार्ट देखकर इसको तब देखिएगा। लास्ट इसका है कि आकृति में, ये आपको चित्र दिए गए हैं, आकृति में AB बराबर है PQ, मतलब ये जो AB है ये बराबर है किसके? PQ के, और PQ बराबर है XY के और PQ बराबर है XY के, तो AB बराबर XY होगा। तो ये बताया है कि AB बराबर XY होगा कि नहीं। तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? हम लिख सकते हैं कि सत्य है। क्यों सत्य है? देखिए जरा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका देखिए AB बराबर PQ के और PQ बराबर XY के, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? सेम यही रीजन है कि AB बराबर है PQ के
और PQ बराबर है XY के, तो PQ से PQ ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और यही दोनों को यहाँ पर इसने लिखा है कि AB बराबर होगा XY के, AB बराबर होगा XY के। बिल्कुल सही हमने इसीलिए लिख दिया है कि सत्य है। और ये सत्य क्यों है? जो अवगृहीत नंबर 1 है, अवगृहीत नंबर 1 मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, आप अपनी बुक में देखिएगा कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। सही एकदम यही जो मैं बार बार लिख रहा हूं ना, अवगृहीत नंबर 4 का पालन कर रही है, अवगृहीत नंबर 2 का पालन कर रही है, वहां पे आप अवगृहीत नंबर 4 लिखने के बाद ब्रैकेट में अवगृहीत नंबर 4 है क्या उसको भी लिखिएगा, तभी आपका रीजन माना जाएगा, तभी आपका कारण माना जाएगा। हमने तो आपको लिख दिया है, हमने लिखवाया भी है, तो आप उसको याद करके तब लिख दीजिएगा। तो सत्य है क्योंकि यह जो एक्सियम्स नंबर कौन सा 1 का पालन कर रही है, तो एक्सियम नंबर 1 का पालन कर रही है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रत्येक की परिभाषा लिखना है। इसमें बहुत सारे टर्म दिए गए हैं, 5 टर्म है, पांचों टर्म की आपको डिफिनेशन देनी है। पहली बात तो डिफिनेशन देनी है, दूसरी बात क्या है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित किया जा सकता है, मतलब उन डिफिनेशन में क्या कुछ ऐसे टर्म भी आ रहे हैं जिनको बताने या परिभाषित करने की जरूरत है, तो उनको भी करना पड़ेगा, वो क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। स्पेशली क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपको समांतर रेखा दे दिया गया है, अब समांतर रेखा के आप क्या करेंगे, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। अब परिभाषा लिख दिया, अब परिभाषा में अगर कोई ऐसे टर्म आ रहे हैं जिनको भी आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, कोई नया टर्म आ रहा है तो अगर उसको भी बताने की जरूरत है ना, तो उसको भी परिभाषित करना है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो आपका है समांतर रेखाएं। हम ये देखते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है। देखिए समांतर रेखा कभी कभी एक नहीं होती, समांतर रेखाएं क्या होती है, 2 होती है। समांतर रेखाएं कैसी होगी, कम से कम 2 समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे समांतर रेखा का मतलब ऐसे समझ लीजिए, रेल की पटरी आपने देखा है ना, तो रेल की पटरी जो होती है वो समांतर होती है। रेल की पटरी कैसे होती है, समांतर होती है। समझिए जरा, जैसे हम ये कहें एक लाइन ये है AB और दूसरी लाइन यहां पर है क्या है PQ, ये क्या है एक दूसरे को अगर समांतर है तो सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी यही होती है कि अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, चाहे आप इस दिशा में बढ़ा दीजिए इन दोनों को, चाहे इधर आप बढ़ा दीजिए इसको दोनों को, चाहे इस तरफ आप बढ़ा दीजिए इन दोनों को, कभी भी आगे चलकर ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। और ये साधारण सरल रेखाएं होती हैं, एकदम स्ट्रेट सरल रेखाएं, सरल एवं सीधी रेखाएं होती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये समांतर रेखाएं हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। समांतर रेखाएं वे सीधी एवं सरल रेखाएं होती हैं जो एक ही तल पर होती है, एक ही तल में होती है। देखिए ये समतल तल है ना, तो एक ही तल में होती है तथा दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर, दोनों दिशा में, चाहे इस दिशा में आप बढ़ा दीजिए चाहे आप इस दिशा में बढ़ा दीजिए, कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं या कभी भी मिलती नहीं है। यही डिफिनेशन है किसकी, समांतर रेखा की। अब इस डिफिनेशन में कोई भी आपको ऐसा टर्म नहीं है जिसको हमें लगे कि बताने की जरूरत है। अब इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं जिसको बताने की जरूरत है, इसलिए हम इसमें कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। तो इसमें केवल आप समांतर रेखा की डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, फिर हम इसकी दूसरी डिफिनेशन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों सेकंड इसका देखते हैं। दूसरी रेखा कौन सी है, लंब रेखा। ठीक है, समझिए लंब रेखा होती क्या है, फिर उसकी डिफिनेशन देखते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं एक रेखा AB है, ये कौन सी रेखा है, AB है, और इस AB रेखा पर कोई अन्य रेखा, कोई और रेखा ये ऐसे आती है, एकदम स्ट्रेट आती है। इस रेखा AB रेखा पर कोई अन्य रेखा, सपोज दैट ये रेखा C है और ये टकराने के बाद यह बिंदु हो गया D, तो AB पर कोई ऐसी रेखा जो स्ट्रेट आती है CD, यही रेखा जो ये CD रेखा है ना, हम ये कहेंगे कि जो CD रेखा है वो AB पर क्या होगी, लंब होगी। मतलब जो CD है वो लंब है किस पर, AB पर।
ये साइन होगा कि जो CD लाइन है वो लंब है किस पर, AB पर। ये लंब रेखाएं होती है कि जैसे AB भुजा है, इस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये जो लाइन होती है इसी लाइन को हम कहते हैं लंब रेखा। ये जो CD रेखा है यही हमारी है क्या, लंब रेखा। इसी CD को हम बोलते हैं लंब रेखा। अब चूंकि हमको डिफिनेशन पढ़नी है, अगर समझना होता तो हम बस इतना मानते कि किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण अगर बनाती हुई, और शर्त यह है कैसी कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री का। देखिए ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए, ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, टोटल जो सीधी रेखा होती है उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यही है कि अगर कोई ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई आती है तो ऐसी रेखा को हम लंब रेखा कहते हैं। तो ये CD जो है लंब रेखा होगी जाएगी। चूंकि हमको डिफिनेशन से पढ़ना है तो देखिए डिफिनेशन क्या है, यदि एक सरल रेखा किसी अन्य सरल रेखा पर, देखिए किसी एक सरल रेखा ये है किसी अन्य सरल रेखा पर, देखिए सपोज दैट ये एक सरल रेखा, ये इस रेखा पर इस प्रकार मिले, ये रेखा इस रेखा पर इस प्रकार मिले कि बनने वाले आसन्न कोण, अभी आसन्न कोण का मतलब बताते हैं, बनने वाले जो आसन्न कोण है ये कोण और ये कोण, आसन्न कोण बराबर हो। ये जो आसन्न, ये देखिए ये और ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अभी हमने बताया ये भी 90 बन रहा है और ये भी 90 बन रहा है, बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, समकोण, और समकोण को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। जैसे ही आप नाम सुनेंगे समकोण को वैसे ही आप बोल समझ जाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम समकोण भी बोलते हैं। तो समकोण होगा, तो इसके सीधे सीधे ये है कि कोई भी सरल रेखा यदि दूसरे सरल रेखा पर इस प्रकार मिले कि उसके आसन्न कोण आपस में बराबर हो, और आसन्न कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो, तथा तो हम कह सकते हैं कि जो सरल रेखा वो अन्य रेखा पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मतलब जो ये रेखा है इस रेखा पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। उम्मीद है डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जिनको आपको जानना है। तो पहला उसमें टर्म है कोण। कोण क्या होता है, क्या होता है कोण? तो आप जानिए एक ही बिंदु से अगर हम कोई भी दो रेखा खींच दें, एक ही बिंदु से अगर हम दो रेखा खींच दें तो इन दोनों के बीच जो बनता है ना, यही होता है क्या, हमारा एंगल। ये जो फिगर बन रहा है इसी फिगर को हम बोलेंगे एंगल। तो देखिए डिफिनेशन क्या है, यदि एक ही बिंदु से दो किरणें निकल रही हैं तो बनने वाली जो आकृति होगी, जो बनने वाली आकृति है इसको हम क्या कहेंगे, कोण कहलाती है। समझ में आ गया है। एक ही बिंदु से कोई भी रेखा, यहां है एक बिंदु इधर निकाल दीजिए, एक बिंदु इधर निकाल दीजिए, तो ये जो आकृति बन रही है ये आकृति क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कोण। ठीक है। आसन्न कोण क्या होता है आप समझिए। ऐसे दो कोण, देखिए आसन्न कोण का क्या मतलब होता है कि देखिए पहले समझ जाइए। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से एक कोण हमने इस प्रकार निकाल दिया, एक हमने इस प्रकार निकाल दिया, तो ये तो हमारा हो गया कोण। बट यहां पर एक लाइन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, तो हमने ये निकाल दिया। तो अब देखिए कितने कोण बन रहे हैं, ये आपका एक कोण ये बन रहा है और ये कोण ये बन रहा है, बनना है कि नहीं। एक कोण आपका ये बन रहा है और एक कोण आपका क्या बनना है, ये बनना है। लेकिन चूंकि ये अगर हम इसको नाम दे दे O और इसको दे दे A, इसको दे दे B और इसको दे दे C, तो हम जो अगर सपोज दैट ये 40 डिग्री बन रहा है या ये अल्फा डिग्री बन रहा है और ये बीटा डिग्री बन रहा है, तो देखिए अल्फा बनने के लिए क्या जरूरी है, OA और OB का होना जरूरी है। अल्फा बनने के लिए क्या जरूरी है, OA किरण और OA किरण और OB किरण। और बीटा बनने के लिए क्या जरूरी है, OA किरण और OC किरण। मतलब अल्फा बनने के लिए भी OA जरूरी है और बीटा बनने के लिए भी OA जरूरी है। बिना OA के ना तो अल्फा बनेगा ना तो बीटा बनेगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है ना, तो इन्हीं दोनों कोण को, ये अल्फा और बीटा को हम क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। आप डेफिनेशन देख लीजिए। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये इनका शीर्ष है, दोनों का शीर्ष, इस कोण का और इस कोण का दोनों का शीर्ष ये है। शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का क्या मतलब होता है, जो दोनों कोणों में हो। तो देखिए शीर्ष भी इनका कॉमन है और एक भुजा भी कॉमन है। भुजा कौन सी है, OA, और शीर्ष O, दोनों में कॉमन होता है। तो ऐसे कोण को हम कैसा कोण कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं।
उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो थर्ड पार्ट है हम उसकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी। चलिए बच्चों, रेखाखंड समझते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। देखिए रेखाखंड स्पेशली क्या है, जैसे ये है, ये बिंदु एक ए बिंदु है और ये बिंदु बी है। ए से बी को मिला देंगे तो ये एक कहलाएगा रेखाखंड। लेकिन रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो रहती तो निश्चित है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, बट इसकी लंबाई को हम इस साइड भी और इस साइड भी अनिश्चित मतलब अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। वैल्यू तो इसकी फिक्स होती है 5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर बढ़ाना चाहें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। यही होता है रेखाखंड। तो रेखाखंड की देखिए लंबाई क्या है, सॉरी डेफिनेशन क्या है। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई तो सीमित होती है तथा यदि चाहे तो उसे दोनों ओर बढ़ाया जा सके, ऐसे इसी को क्या कहेंगे हम, रेखाखंड कहेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो ये मानिए जो हम जैसे वृत्त बनाते हैं तो कोई एक नाप लेते हैं, स्केल में नाप लेते हैं, फिर उसके बाद जो गोला प्रकार हमारा होता है उसको रखते हैं और ऐसे घुमाते हैं तो एक वृत्त बन जाता है। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने वो जो गोला का प्रकार का नोक होता है, नोक को हमने यहाँ पे रखा और ये बना दिया, सपोज दैट ऐसे बना है, तो ये जो कहलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यही हो जाएगी हमारी क्या, त्रिज्या। ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से अगर कहीं भी डाल दीजिए, इस बिंदु से वृत्त की किसी भी परिधि, ये जो आपका कहलाएगा ना, ये वृत्त की परिधि है। ये क्या है आपकी, वृत्त की परिधि। तो सेंटर से वृत्त की कहीं भी डाल दीजिए, परिधि पे होना चाहिए, परिधि पर डाल दीजिए, ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 ही होगी। और ये सभी मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी सब। क्यों ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और एक वृत्त की चाहे जितनी त्रिज्या तो एक ही होती है, सारे मान कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होती है, देख लीजिए। ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के पर, ये रेखाखंड ही है, ठीक है, ये जो है ये रेखाखंड है। ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाता हो। देखिए यह रेखाखंड है, यह वृत्त के परिधि, ये परिधि का बिंदु है, इस बिंदु को केंद्र के बिंदु से मिलाता है, यही रेखा क्या कहलाती है, इसी रेखा को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। समझ में आ गया, ये डिफिनेशन है, आप देख लीजिएगा। अगला, अब इसमें बहुत से ऐसे टर्म हैं जो जिसके बारे में आपको नहीं पता है। सबसे पहले तो आपको वृत्त क्या होता है यही नहीं पता है। तो आप देखते हैं वृत्त क्या होता है। देखिए जैसे अगर ये एक निश्चित हम बिंदु ले लें, ये हमने निश्चित बिंदु ले लिया और यहाँ से समान दूरी पर अगर इधर जाइए तो इधर भी 5 सेंटीमीटर जाइए, इधर जा रहे हैं तो इधर भी आप 5 सेंटीमीटर जाइए, इधर जा रहे हैं तो आप इधर भी 5 सेंटीमीटर जाइए, इधर भी 5 सेंटीमीटर, मतलब जिस भी दिशा में जाइए एक फिक्स दूरी जाइए। क्या दूरी जाइए, फिक्स दूरी, निश्चित दूरी जाइए। अगर इधर आप 5 गए हैं तो आप इधर भी 5 जाइए, इधर भी 5 जाइए, चारों दिशाओं में 5-5 जाइए। तो 5-5 जाने के बाद अब इनको अगर हम एक दूसरे से मिलाएं, अगर क्या करें, इन सभी को क्या करें, एक दूसरे से मिलाते जाएं तो एक आकृति बनेगी, जिस आकृति को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। समझ में आया। चलिए वृत्त क्या होता है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। देखिए ये सभी बिंदु के क्या है, समूह, जो तल के एक स्थिर बिंदु ये हमने माना था, स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर हो, या स्थिर दूरी की जगह पे आप निश्चित दूरी भी लिख सकते हैं, निश्चित दूरी पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। केवल डिफिनेशन है यार, इसमें कुछ है नहीं, मजा नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए इसी ढंग से। वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या होता है, ये जो बार बार हम बता रहे हैं ना, यही होता है वृत्त का केंद्र। देखिए डिफिनेशन क्या है, किसी भी वृत्त का वह स्थिर बिंदु जिससे वृत्त पर स्थित समस्त बिंदु एक समान दूरी पर हों। सपोज जस्ट अपोजिट है, ठीक है, समान दूरी पर हो, ये जितने भी बिंदु है समान दूरी पर हैं, इसी को कह देते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो ये है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद एक आपका और बच रहा है, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, इसके लास्ट पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। इसको हमको समझना है कि वर्ग क्या होता है। तो देखिए क्या वर्ग क्या है, वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। क्या होता है, एक प्रकार का चतुर्भुज होता है।
और वर्ग में क्या होता है कि इसकी चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं होंगी, और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो जो वर्ग होता है ना उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण भी होते हैं। ये कोण होता है, ये कोण होता है, ये कोण होता है, ये कोण होता है, और चारों कोण, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का मान भी कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्ग हम उसको कहते हैं जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा उनके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन में क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, वर्ग कहलाता है। और इसके साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं कि सभी भुजाएं तथा सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। सभी भुजाएं तथा सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पहला और दूसरा था ये स्पेशली डेफिनेशन से संबंधित था। डेफिनेशन हमने देख लिया है और आज तक हम इतना ही रखते हैं। जो कल से हम बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आगे क्या क्या चीज़ें कही गई। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही, जो बाकी बातें होंगी वो हमारी कल होंगी। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लिया करिए और जो भी कमेंट रहे आप बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। अगर कुछ आपका ओपिनियन भी है तो उसको भी हमको बताने की जरूर कोशिश करिए। बच्चों आज इतना ही, थैंक यू।